आज की कहानी है 20 साल बाद। इस कहानी में हम सुनने वाले हैं एक पिता और बहन का इंतज़ार। एक गांव में एक हवेली है जिसमें एक जमींदार रहते हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। खूब नौकर चाकर हैं घर में। धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जमींदार बीमार हो गए। उनके दिल की धड़कनें रुक गई। तो सुनते हैं। जमींदार का बेटा विनय एक दिन लौटकर घर नहीं आया। कुछ देर बाद खबर आती है, आपका बेटा किसी लड़की के साथ शादी करके कहीं चला गया है। जमींदार को इस बात का बहुत धक्का लगा। उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। वह बेहद दुखी हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई शरीर का हिस्सा उससे कट के अलग हो गया हो। उसका बेटा उसे हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से जा चुका था। उसकी बेटी और वो दोनों ही रह गए थे। उनकी पत्नी तो उनकी बेटी के जन्म के वक्त ही इस दुनिया से चली गई थी। इसके बाद से उनकी दुनिया उनके सिर्फ बच्चे ही थे। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर चला जाएगा। वह उन्हें एक बार तो बताता कि उसे किसी लड़की से शादी करनी है। वह खुशी खुशी उसी से उसकी शादी कराते। काश उसने उन्हें बताया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका था, जिसका कोई अता पता उनके पास नहीं था। कुछ दिन हुए, वह धीरे धीरे ज़्यादा बीमार रहने लगे। उनकी बेटी उनकी बहुत देखभाल करती, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं होता। उनका नौकर हरिया, जो उनका बहुत ख्याल रखता। उनके घर में बहुत से नौकर हैं। उनके गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। सभी उनके घर आते और दुख जताते, लेकिन उनके दुख जताने से क्या होता है, उनका दुख तो बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें अपनी बेटी की भी शादी की चिंता बहुत थी, लेकिन उनकी बेटी है कि शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वैसे भी भैया आपके पास नहीं है, मैं यहीं रहने वाली हूँ। उसकी इन सब बातों से उन्हें और भी दुख होता। वह सोचते कि कम से कम इसकी शादी तो मैं करता अपने जीते जी, मगर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी बेटी यह सोचती रहती कि मेरे चलाने जाने के बाद मेरे पिताजी का क्या होगा। वैसे ही वह इतना बीमार रहते हैं, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। वह अपने पिता के पास ही रहेगी। वह उनकी दिन रात सेवा करती, लेकिन धीरे धीरे वह अधिक बीमार रहने लगे। अब वह खटिया से उठ भी नहीं सकते थे। गांव में एक बार अकाल पड़ गया और सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। तभी लोग कहने लगे कि साहब, आप भी ये गांव छोड़कर चलिए। लेकिन वह कहने लगे, मेरा जन्म यही हुआ है, यही मेरा परिवार है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। अब इस मिट्टी को भी यहीं ख़त्म हो जाने दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप चाहें तो बिटिया को साथ ले जाएं। लेकिन उनकी बेटी उनके साथ जाने के लिए नहीं मानी। वह अपने पिता के पास ही रुकी। उसने कहा, हरिया, तुम्हें जाना हो तो तुम भी इन्हीं लोगों के साथ चले जाओ। वह कहने लगा, मालिक, आपको छोड़कर मैं भला कहाँ जा सकता हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। बाकी गांव वाले शहर चले गए, क्योंकि गांव में अकाल के कारण कुछ भी फसल नहीं हुई और सभी लोग भूख प्यास से परेशान रहने लगे। उन्होंने रोजगार के लिए शहर जाना सही समझा। अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर वीरान ही वीरान, कुछ भी नहीं था। बस एक मालिक की हवेली ही थी, जहाँ पर मालिक और उनकी बेटी रहा करते थे। वह बेटी दिन रात अपने भाई की इंतज़ार करती रहती। हर राखी पर उसकी याद करती, लेकिन वह नहीं आता। धीरे धीरे सालों गुजर गए और वह इसी तरह अपने भाई का इंतज़ार करती। लेकिन अब उसके पिताजी अधिक बीमार थे और वह
ईश्वर के पास जाने के लिए बैठे थे। उसने बहुत कोशिश की कि वह अपने भाई को वापस ले आए, लेकिन उसका कोई पता ना होने के कारण वो नहीं बुला सकी। उसके पिताजी उसके बेटे को बहुत याद कर रहे थे। उन्होंने हरिया को कहा, दिन रात वह उसी का नाम लेते रहते, पर वो नहीं आ सका। हरिया ने कहा, साहब ईश्वर का नाम लीजिए, आपका बेटा जहाँ है वहीं खुश रहेगा। आप खुशी खुशी भगवान के पास जाइए। और एक दिन उसके पिताजी भी उसे छोड़कर चले गए। अब हरिया और उनकी बेटी वहीं रहते। हरिया काका मालिक की बेटी को यहाँ गांव में अकेला छोड़कर नहीं गए। कुछ दिनों में गांव में लोग वापस लौटकर आने लगे, क्योंकि गांव में भी वर्षा के कारण खूब हरियाली हो गई थी। आधे से ज़्यादा लोग अब भी शहर में ही रहते हैं। बेटी ने सारी खेती बाड़ी का काम लोगों को दे दिया। वह उसी से अपना खर्च चलाती और खुद बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह भी अब बीमार रहने लगी थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही आशा थी कि उसका भाई उसके पास वापस आ जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उम्र से पहले ही उसे बुढ़ापे ने घेर लिया हो। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति। हरिया काका उसे खूब कहते, बेटा इतना धन दौलत है, सब कुछ है, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो इसका क्या होगा। वह कहने लगी, ये जिसका है ये उसी के पास जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। वह अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। धीरे धीरे हरिया काका ने उससे कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। एक दिन जब वह सब्जियां लेकर घर लौटे तो बिटिया दरवाजे पर ही बैठी थी। उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, बेटा ये लो, मैं आज की सब्जियां लेकर आया हूँ, बढ़िया सी सब्जी बना दो, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। और इतना कहकर उन्होंने सारी सब्जियां दरवाजे के पास ही रख दी और आवाज़ देने लगे, बिटिया बिटिया क्या हुआ, सुनती क्यों नहीं। वह उसके पास आए और देखा तो वह ज़मीन पर ही गिर गई। वह भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। यह देखकर हरिया काका का तो हाथ पैर ही भूल गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वह बहुत रोए, लेकिन अब क्या करते। उन्होंने बिटिया का अंतिम संस्कार किया और बस अब उस घर की देखभाल करते और वहीं रहते। वह अपने परिवार के पास शहर भी नहीं गए। उन्होंने सोच लिया था मालिक की सेवा करना और उनकी घर की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। वह दिन रात यही सोचते रहते कि कब उनका बेटा वापस आ जाए और वह ये सब कुछ उसे सौंपकर अपने घर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। बिटिया ने मरने से पहले ही विनय का पता लगाने के लिए हरिया काका को कहा था। उन्होंने एक पता भी ला कर दिया था, और पता नहीं वो विनय का था कि नहीं। बिटिया ने उस पर एक चिट्ठी भी लिखी थी, विनय वापस लौटाओ। अब पता नहीं क्या हुआ। इतने बरस गुजर गए, लेकिन अब तक वह आया भी नहीं। कुछ साल और बीते। तभी विदेश में विनय ने देखा, जब वह घर के सारे सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, उसे एक चिट्ठी मिली जो कि बहुत धुंधली हो चुकी थी। उसने उसे उठाया और चश्मा लगाकर पढ़ा। उसमें उसकी बहन की हैंडराइटिंग थी और लिखा था, विनय वापस आ जाओ, पिताजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वह चिट्ठी उसे अब इतने सालों बाद क्यों मिली। उसने कभी अपने इंडिया से आने वाले लेटरों को देखा ही नहीं। उसने वह चिट्ठी पढ़ी
तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पर इतने बरसों में उसने कभी अपने परिवार से मिलने की कोशिश ही नहीं की। वह इसी बात से डरता रहा कि कहीं उसकी इस शादी की वजह से उसके पिताजी उसे घर से ना निकाल दें, कहीं भगा ना दें या फिर उसे मारें। इसलिए वो कभी लौटकर ही नहीं आया। वह चिट्ठी देखते ही वह वहाँ से चल दिया। विनय अब 50 साल का हो चुका था। विनय की पत्नी, 2 बेटे और पोता पोती भी हैं, लेकिन वह उन सभी को साथ लिए बगैर इंडिया के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह पुरानी बातें सोचता रहा, कैसे उसकी बहन और वो पूरे गांव में उछल कूद करते फिरते थे। उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वह उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन विनय ने अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर ही शादी का फैसला कर लिया और वह विदेश चला गया। आज वह एक अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके पिताजी के पास वो गया ही नहीं। आज वह उन्हें मिलने जा रहा है बरसों बाद। वह अपने गांव पहुंचा। एक बड़ी सी गाड़ी जो गांव में दाखिल हुई। आसपास विनय खिड़की से देख रहा था। गांव में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही घरों में लोग रहते हैं। सारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जर्जर मकान। ऐसा लग रहा है जैसे समय से पहले ही मकान बूढ़े हो चुके हैं। वह अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़ा तो देखा यहाँ भी घरों में कोई नहीं रहता। ऐसा क्या हुआ जो गांव में अब कोई नहीं रहता। वह अपने घर के सामने पहुंचा तो मकान के दीवालों के प्लास्टर उधड़ चुके हैं और आसपास पत्ते बिखरे हुए हैं। उसके घर की इतनी खस्ता हालत उसने कभी नहीं देखी थी। उसने बाहर पहुंचा और गाड़ी से उतरा और आवाज़ लगाई, बाबूजी बाबूजी। पर वहाँ कौन उसकी आवाज़ सुनने वाला था। तभी अंदर से एक बूढ़ा आदमी आया जो कि लाठी टेक कर चल रहा था। ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह उसके पास आया। उसने पूछा, कौन हो साहब। तब उसने कहा, मैं विनय हूँ, इस घर का बेटा। आप कौन हैं। तब हरिया काका ने कहा, मैं नौकर हूँ यहाँ का। आओ अंदर आ जाओ, बड़े दिन बाद आए, कैसे हो। तब हरिया काका ने उसे पुरानी सारी बातें बताई। विनय बहुत रो रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा तो था घर आने के लिए, लेकिन डर के कारण वह कभी घर नहीं आया। और उसकी बहन उसके लिए हर बार राखी रखा करती थी। वह सारी राखियाँ यूं ही दरवाजे के पास उन्हें एक अलमारी में रखी थी। हरिया काका ने वो सारी राखियाँ उसे दिखाई। विनय उन राखियों को अपने हाथ में रख के बहुत रोए जा रहा था। तभी काका ने कहा, मत रो विनय, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी बहन तुम्हें सौंपना चाहती थी। अपना घर संभालो और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर काका वहाँ से चले गए। विनय घर के अंदर गया और सारा घर देख देख कर अपने पिताजी और बहन को याद करता। वो बहुत रो रहा था। उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे, पर उसने अपने आप को संभाला और वहाँ से वापस जाने लगा। तभी उसने देखा हवेली के बाहर बहुत से लोग जमा थे। ये लोग यहाँ क्यों आए थे उसे पता नहीं था। उनमें कुछ लोग उस लड़की के घर के थे जिसके साथ उसने शादी की थी। वह सभी लोग उसे मारने यहाँ आए थे। उसे तो इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। वह लोग उसे देखते ही कहने लगे, मारो इसे। तभी कुछ उसके गांव के लोग कहने लगे, हमारे मालिक के बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। दोनों गुटों में झगड़ा होने लगा। तभी एक आवाज़ आई, जोर की आवाज़। वह कहने लगी, ये क्या हो रहा है। सब के सब यूं ही रुक जाओ, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। विनय ने पीछे पलट कर देखा तो यह उसकी दीदी की आवाज़ थी। वह उसके सामने खड़ी थी
उन्हें देखकर तो वह चौंक गया। एक पल के लिए तो वह डर ही गया, क्योंकि उसकी दीदी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। फिर वह यहाँ कैसे? सारे गांव वाले डरकर दीवारों से चिपक गए। उसने कहा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? पहले ही उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने परिवार से दूर रहकर मर मर के गुजारी है, और तुम इसे अब भी मारना चाहते हो। और कितना मारोगे? कोई व्यक्ति यदि अपनी पसंद से शादी करके कहीं चला जाता है तो इसमें उसका क्या कसूर है?